92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी मैडम निशा। स्कूल की पहली घंटी आज उदासी या बोरियत का एहसास नहीं दे रही थी। उत्साह था। मेरे बचपन में मेरी टीचर को देख के पनपा मेरा ख्वाब पिछले 20 सालों में बढ़ते बढ़ते आज पूरा हो गया था। मैं भी टीचर बन गई थी, मगर उस पे जैसे पूरा होते ही एक गिद्ध ने पैर जमा रखे थे। कहानी शुरू होती है मेरे स्कूल से, जहां मेरे लिए एक अजीब हवा बनी हुई है। यहां मेरे दोस्त नहीं बने क्योंकि सब मेरी उम्र से काफी बड़े हैं और मुझे प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से मिलने वाले भाव की वजह से जले बैठे हैं। इन लोगों से कोई खास दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक स्टूडेंट से है। मुझे इंग्लिश की क्लास लेने के लिए 9वीं, 10वीं और अब 11वीं भी थमा दी गई। आज 11वीं क्लास का पहला दिन था, जहां एक नवाब साहब बड़ी हैरानी से डाल देने वाली मुद्रा में नजर आए। लोकेश द्विवेदी क्लास की सबसे पिछली बेंच पे एक दूसरी बेंच पे पैर डाले, हाथ बांधे, बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मेरे क्लास में आने और सबके खड़े होने के बाद भी। क्लास के पहले ही दिन अगर किसी टीचर को यह नजारा देखने को मिले तो बाकी का साल क्या जाने वाला है, इसका अंदाजा तुरंत लग जाता है। इसी के साथ मुझे यहां कैसे पेश आना है, इसका अंदाजा भी लग गया। मैं सीधा उसकी बिस्तर बनी बेंच के पास गई और एड़ी मार के उसके पाए को सरका दिया। लोकेश धड़धड़ा के गिर पड़ा और बदहवास सा उठा। तकिया नहीं लाए साथ में? कहो तो लोरी सुनाओ तुम्हें। बच्चे हंस पड़े तो मैंने उन्हें भी जोर की फटकार लगाई। लोकेश सारी क्लास को ऐसे घूर रहा था जैसे वो चाहे तो सबको एक साथ धमाका करके उड़ा सकता है। मैंने उसके गाल दबोच के उसका मुंह खुद की तरफ खींच के फिर कहा, यहां देखो, क्लास है ये, समझे? बैठो शराफत से। लोकेश बैठ गया। मेरी धाक जम गई। क्लास खत्म होने तक लोकेश बस मुझे घूरता रहा। उसे खुद को घूरता देख के बस मैं यही सोच रही थी कि हे भगवान, अब कैसे बच्चे पैदा करने लगे हैं लोग। स्कूल से छुट्टी मिली तो यहां घर पे दूसरा ड्रामा शुरू। आज जब मैं घर पहुंची तो पता चला मेरे दोनों भाई कुछ मेहमानों की सेवा कर रहे हैं। भीतर दाखिल हुई तो पापा ने मेरा इस्तकबाल किया। खास वजह, मुझे लड़का देखने आया था। मेरी शादी तय की जा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी मैडम निशा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, निशा एक टीचर हैं जिनके काम की उनका परिवार कद्र नहीं करता है। एक तरफ तो घर पे निशा की शादी तय की जा रही है और दूसरी तरफ निशा का सामना क्लास में एक उद्दंड लड़के से होता है। अब आगे। मुझे घर पे जो लड़का शादी के लिए आया था उसको देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा चेहरा गुस्से से तपता जा रहा है। पापा वहां हाथ में नमकीन की प्लेट लिए मुझको देख के मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट जबरदस्ती वाली थी क्योंकि उनको एक मजबूत शक था कि मेरे अंदर कैसा ज्वालामुखी फट पड़ा होगा। मैंने आओ देखा न ताओ और उनके शक को वास्तविकता बना डाला। जैसे ही मेरे भाई महेश ने मुझको बाहों से पकड़कर उस लड़के की मां के सामने ला खड़ा किया, मैं छूटते ही बोल पड़ी, अच्छा तो देख लिया ना आपने मुझे? ठीक, ये लौकी का हलवा खत्म करके जाइएगा। महेश बस एक यही चीज है जो बहुत बढ़िया बनाता है। कह के मैं झट से अपने कमरे में चली गई। वहां तुरंत मचे बखेड़े की आवाजें मेरे साथ पीछे पीछे चलते हुए मेरे कमरे तक आ गईं। धाड़ धूड़ दरवाजे बजने लगे। तीनों मर्द मेरे नाम से चीख रहे थे। फिर सब शांत हो गया, इतना कि मेरे कानों में सीटियां बज रही थीं। ऐसा हमेशा से लगा है मुझे कि पापा और मेरे दोनों भाई महेश और मनोज को मेरी जिंदगी से कोई खास मतलब नहीं है। एक इंजीनियर बनने चला है, दूसरा IAS। बस रटते पढ़ते ही देखा है मैंने इनको।
मगर मेरे पापा को पता नहीं क्यों ये नहीं समझ में आया आज तक कि उनकी एक बेटी भी है जो जीवन में शादी के अलावा भी कुछ करना चाहती है। मां के बिना किसी बेटी की जिंदगी मुश्किल हो जाती है, ये आज साबित हो गया। तभी मेरे कमरे का दरवाजा बजा। शादी नहीं करनी तो क्या करना है तुझे? पापा अब दरवाजे पे चीखते हुए आ गए। मैंने कहा था ना आपसे कि आज से हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गए, कल मुझे सब्जेक्ट का पेपर बना के देना है, और फिर भी आपने मुझसे पूछा तक नहीं कि बेटी कैसा चल रहा है, काम क्या करती हो। बल्कि बिना पूछे आप रिश्ता ले आए बस इसीलिए क्योंकि मैं ना कह देती। ये करके क्या आप मुझ पे प्रेशर बना लेते? मैंने दरवाजा नहीं खोला, भीतर से ही गरज के बोल रही थी, निशा हद से बाहर हो गई ये लड़की। क्या कर लोगी सिर्फ जॉब करके? अरे कौन से तीर मार लोगी तुम? बाल दिवस नहीं मनाएगा कोई तुम्हारे नाम से। खोलो दरवाजा। मैंने दरवाजा खोला और बिना रुके कहती गई, तो आपके दोनों बेटे क्या स्टीव जॉब्स और एपीजे कलाम बनने वाले हैं? मेरे इस जवाब के बाद वो एकदम चुप हो गए और फिर चुपचाप मेरा दरवाजा बंद करके चले गए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी मैडम निशा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, निशा एक टीचर हैं जो परिवार से दबाव का सामना कर रही हैं कि उनकी शादी हो जाए। उनकी मां का देहांत हो चुका था और पिता और 2 भाइयों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इधर स्कूल में एक उद्दंड छात्र से उनका सामना हो रहा है। अब आगे। स्टाफ रूम में अपना टिफिन खोलते हुए मेरे दिमाग में कल का बवाल ही चल रहा था। नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है किसी भी तरह का। शादी के लिए मना करके गलत क्या किया मैंने? हम सब हर रोज खाने की टेबल पे बैठते हैं तो मेरी हमेशा की यही स्थिति रहती है। वो खाते हैं, मैं परोसती हूं, मैं परोसते हुए अक्सर बात छेड़ती हूं, कई दफे कहती हूं, रोज कोशिश करती हूं बताने की कि पापा मैंने बीए टॉप किया है, पापा शहर के एक बड़े से स्कूल में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली है, पापा मेरी जॉब उसी स्कूल में लग गई है। मगर क्या होता है, मेरे सवाल के बदले दूसरा सवाल, कभी मेरे भाइयों मनोज महेश से, लेकिन मुझसे नहीं। मेरी परोसी रोटी को तुरंत तोड़ते हुए, मनोज जनरल वालों का बड़ा लफड़ा है यार, खाली पढ़ने से निकाल लोगे आईएएस प्रीलिम। अरे प्री में कोई लफड़ा नहीं है पापा, उसके बाद है, देख लेंगे, करना तो है ही। पापा आज कॉलेज में एक आईटी कंपनी के बंदे आए थे, मुझे ऑफर दे रहे थे, 2.5 लाख का पैकेज है। जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, अदृश्य हूं। मुझसे जुड़ी किसी सफलता की खबर पे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, बल्कि यहां तो पापा पिछले 2 सालों से मेरी शादी का रोना रो रहे हैं। काश यहां मां होती, इन मर्दों के घर में मुझको समझने वाला कोई तो होता। पापा मेरी ममा से बहुत प्यार करते थे, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। मां उनसे मरते वक्त बस यही कह पाए कि किसी अच्छे से घर में निशा की शादी कर दीजिएगा, तो उन्होंने यही मेरे लिए सही उद्देश्य समझ लिया। यही होता है बचपन से आज तक। वो मुझे बड़ा इसलिए कर रहे थे कि मेरी शादी करवा सके, पर मेरे लक्ष्य, मेरी महत्वाकांक्षाएं, यही सब सोचते हुए मैं निवाले का कौर मुंह की ओर बढ़ा ही रही थी कि सामने पापा को खड़ा हुआ देख के मेरी हिचकी निकल गई। सोचा देख ही लिया जाए कि बेटी करती क्या है और चाहती क्या है जिंदगी में। पापा आप यहां क्यों आए? देखिए घर चल के बात करते हैं ना, यहां स्कूल में अपने पापा की नाक बाहर वालों के सामने कुचलते हुए तुम्हें यह ख्याल नहीं आया क्या? तो आप बदला लेने आए मुझसे? पापा बड़े टेढ़ेपन से गरज उठे, पिता हूं तुम्हारा, ये वाहियात बातें कहां से आ गई तुम्हारे दिमाग में? बदला? अरे अगर कोई बड़ी पोस्ट या किसी बड़ी कंपनी की एम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चैलेंजिंग बात होती तो अलग होता नजरिया हमारा, पर ये टीचर गिरी, अरे क्या रखा है इसमें तुम्हें? ये कोई ऐसा काम तो नहीं ना जो शादी के बाद नहीं कर सकती तुम? आपको क्या पता है टीचर की जॉब के बारे में? मैंने कहा, या आपके 2 सुपुत्र कितनी बड़ी बड़ी बातें किस दम पे कर लेते हैं? किसी टीचर ने नहीं सिखाया इनको? और मैं अभी अभी तो लगी हूं, ऐसे में तुरंत आप। तभी कटारे मैडम भी रूम में आ गई और हम दोनों को अपनी बहस वहीं रोकनी पड़ी। शुक्र है ये खत्म हुआ।
पापा भी समझ गए और जाने लगे, नजरों ही नजरों में ये कहते हुए कि बाकी बातें घर पे होंगी। वो जाने के लिए बढ़े और मैं खाने के लिए कि तभी दूसरी मुसीबत, लोकेश भी वहीं आ पहुंचा। वही लोकेश, वो 11वीं क्लास का बदतमीज लड़का जो सो रहा था। 1 मिनट बात हो सकती है मैडम? पापा जाते जाते रुक गए। उन्हें कुछ अंदेशा हुआ या क्या पता नहीं, पर वहां एक कुर्सी से कुछ थैले वगैरह जमीन पे उतार के खुद उस पे जम गए। मेरी त्योरियां चढ़ गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही लोकेश बोल पड़ा, मैम हम सोते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, जाग जाएंगे तो फालतू परेशान होंगी आप। मुझे गुस्सा आ गया। स्कूल में सोने भेजते हैं माँ बाप? वो तो आज तक हमको समझ में नहीं आया मैम कि भेजते कहाँ हैं। कसम से बता रहे हैं 1% पढ़ने का मन नहीं करता है। 4 साल फेल होके दिखा दिया बाबूजी को, तब भी पता नहीं काहे भेज देते हैं। ये प्रिंसिपल सर भी मान जाते हैं हर बारी। तो मैडम हम बस सोते रहते हैं पूरे स्कूल टाइम में, क्लास के बाहर सो नहीं पाएंगे, अम्मा आ जाती हैं कभी कभी। तो प्लीज मैडम समझिए ना थोड़ा सा, चलते हैं, प्रणाम। मैं हैरान थी उसके बेबाकपन से। वो कह के चलता बना तो मेरे पीछे बैठी कटारे मैडम बोल पड़ी, ईगो पे मत लीजिएगा निशा मैडम, लड़का बस मुंहफट है, न बदतमीज है न उजड। सारे टीचर थक गए पर इनका कुछ ना हो पाएगा। उसे सोने दिया कीजिए, नहीं तो पढ़ाने नहीं देगा। हाँ। फिर उनका फोन बज उठा और वो यहां अभी अभी जन्मे एक नए माहौल से अनभिज्ञ सी उस पे व्यस्त हो गई। पापा मुस्कुराते हुए उठे। अब ये हुआ कुछ चैलेंज। चलो मान गए कि तुम्हारे करियर में भी स्कोप है, पर देखो बेटा तुम्हारी शादी भी जरूरी है। पापा पर सुनो 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 सुन लो, अगर ये लड़का खाली तुम्हारे सब्जेक्ट में भी पास हो जाए तो तुम जब कहो तब तुम्हारी शादी की बात होगी, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या फायदा तुम्हारी नौकरी का, है ना? बाकी घर पे आके बताना आज क्या क्या हुआ। कह के पापा चले गए, एक शर्त लगा के, एक इम्तिहान दे के। कम से कम उन्हें लगा तो कि मेरी जिंदगी में भी कुछ जरूरी बातें हैं। पर यहां जो इम्तिहान शुरू हो गया था, सत्यानाश। मैं टीचर हूं, पर अगर यहां फेल हुई तो कुछ भी नहीं रह जाऊंगी। जबरदस्ती शादी कर दी जाएगी। लोकेश को अगर ईगो पे ना लूं तो क्या करूं? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी मैडम निशा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, निशा एक टीचर हैं जिनकी मां गुजर चुकी हैं और जिनके पिता और 2 भाई उनके काम की कदर नहीं करते। पिता उनकी शादी करना चाहते हैं और उधर स्कूल में एक जिद्दी छात्र है, एक उद्दंड छात्र जिसका वो रोज सामना करती हैं। पिता ने शर्त लगाई है कि अगर निशा इस बच्चे को पास करवा दे तो उनकी शादी उनकी मर्जी से जब वो चाहे होगी, वरना पिता की मर्जी से। अब आगे। उस दिन तो कोई खास पूछताछ नहीं हुई घर पे, पर उसके बाद ये जैसे एक सिलसिला बन गया। अब डिनर टेबल की बातें पापा के सवाल से शुरू होती मेरे लिए, और कैसा रहा स्कूल? जिसके जवाब में मैं चुप ही रहती। करती भी क्या, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बस यही सोचती कि पापा का ये बदला लेने का अच्छा तरीका है, ताकि मैं टूट जाऊं और अगले दिन वो किसी के गले बांध के मुक्त हो जाए। पर टूटने वाली नहीं थी मैं। अब चाहे फेल हो जाऊं, पर बिना कोशिश के नहीं। मैंने सुना था कि सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही ये सब देखने को मिलता होगा, पर यहां तो ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी महंगे और चोंचले से भरे एक दूसरे तरह के सरकारी स्कूल में नौकरी मिली है। लोकेश की ख्याति मेरे टीचिंग के अनुभव से ज्यादा पुरानी थी। पापा की चुनौती मेरे लिए नामुमकिन से कम नहीं थी। फिर भी मैंने इसको स्वीकार कर लिया। लोकेश, क्या करना चाहते हो लाइफ में? बिजनेस मैडम, नेतागिरी, वही जो मैं बाबूजी करते हैं। एग्जैक्टली क्या है पापा तुम्हारे पॉलिटिक्स में? अरे बड़ा पैसा छापते हैं, इलेक्शन के टाइम पे गांव गांव जाके पार्टी की बात करते हैं, कमाई रहती है तगड़ी।
उसका जवाब सुन के समझ में आ गया कि मेहनत कितनी गहरी होने वाली है। खैर, मेरा काम अगले दिन से शुरू हो गया। क्लास में हमेशा की तरह लोकेश सो रहा था। मैंने उसको खड़ा कर दिया, चौक हाथ में दी, फिर कहा, लोकेश ये लो, W. सोमरसेट मॉम, ब्रूकर टी वॉशिंगटन और विलियम शेक्सपियर की सारी रचनाओं के नाम लिखो। अच्छा, जितनी भी आती हैं। हमें कहाँ आती मैडम? लिखो, मैं बताती हूं। मुंह लटकाते हुए उसने चौक हाथ में पकड़ी और मेरे कहते कहते उसे घिसना शुरू किया। पीछे बच्चों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। लोकेश मुझे घूरने लगा। हर शब्द को लिखने के बाद उसकी चिढ़न बढ़ती गई। पढ़ाई के प्रति उसकी नाराजगी खुल के सामने आने लगी। लिखते लिखते उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि ओथेलो शब्द के आखिर में उसने चौक गड़ा के तोड़ दी। मैंने उसे बैठने को कह दिया। सोचा आज के लिए इतना काफी है। उसके अपनी बेंच पे पसर जाने के बाद मैंने मिटाने के लिए डस्टर उठाया तो पूरे बोर्ड पे सारे शब्दों के बाद आखिर में बस एक ही चीज दिखी, लोकेश की चिढ़न से भरा लिखा हुआ ओथेलो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी मैडम निशा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, निशा एक टीचर हैं जिनकी मां गुजर चुकी हैं और उनके पिता और 2 भाई उनकी टीचर की नौकरी की कदर नहीं करते हैं। निशा के पिता उसकी शादी करवा देना चाहते हैं, लेकिन एक लड़के को निशा रिजेक्ट कर देती है। अब उसके पिता उससे शर्त लगाते हैं कि अगर अपनी क्लास के एक उद्दंड लड़के को वो पास करा दे तो निशा जब चाहे, जिससे भी चाहे, उसकी शादी हो जाएगी। अब आगे लोकेश के साथ ये सिलसिला चलता रहा। वो बिदकता, खींचता, पर उसको झक मार के मेरी क्लास में मेरा कहा मानना ही पड़ता था। फिर उसने एक नया तरीका अपना लिया, मेरी क्लास बंक करने का। बाकी पीरियड में तो वो आराम से वहां आखिरी बेंच पे सोता, पर मेरी क्लास के समय वो कहीं गायब हो जाता था। मैं भी थी तो क्लास टीचर ही, मैं उसके अनुसार अपने पीरियड बदलवाती रहती। फायदा मिलता था मैनेजमेंट से मिलने वाले भाव की वजह से। बाकी टीचर नाक मुंह सिकोड़ने लगे, पर यह देख के मुझे कोई परवाह नहीं थी। लोकेश के पास हो जाने की उम्मीदें बेकार लग रही थी। मुझे लगा कि उसको इस तरह बोर्ड पे लिखवा लिखवा के उसको चीजें याद करवाई जा सकती हैं, पर ना, लोकेश दिमाग से बैल था। पिछला कुछ भी पूछ लो, बताता ही नहीं था। स्कूल के हाफ ईयरली के एग्जाम खत्म हो चुके थे। लोकेश पे मैंने हर तरह से मेहनत कर ली थी, पर बस कामयाब एक ही चीज में हो पाई थी। अब वो मेरी क्लास में सोता नहीं था। खुद से उम्मीदें बहुत थीं, पर आज घर पे ही रहना था, कॉपियां चेक करने का काम। पहली बार मैं लाल गोले मार के नंबर दे रही थी। सही जवाब पे एक जोरदार टिक मार्क और गलत पे क्रॉस। हर कॉपी मुस्कुराते हुए जांच रही थी, वो काम जो मैं बचपन से करना चाहती थी। मेरी मुस्कुराहट लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रही। पापा कमरे में आ गए। हो गया लड़का पास? पता नहीं पापा, कल 11वीं का रिजल्ट डिक्लेयर तो हुआ है, पर मुझे जाने की फुर्सत नहीं मिली। ये 10वीं की कॉपियां खत्म करनी है, तो कुछ तो पता चला ही होगा। पापा जानना चाहते थे कि उनकी और मेरी शर्त में कौन जीता है। फिर घर के दरवाजे की घंटी बजी। पापा ने मुझे देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान मुझ पे डाल दी। नीचे गए। मैंने घड़ी देखी। मुस्कुराहट मेरे भी चेहरे पे थी, एक विजयी मुस्कान। पापा ने दरवाजा खोला और सामने पाया लोकेश द्विवेदी। तुम यहां क्या काम है? अंकल, वो मैडम से बात हुआ था हमारी अम्मा का, हमको ट्यूशन पढ़ाएंगी। बताया नहीं आपको? लग रहा है। तुम्हें ट्यूशन? क्या मतलब? हाँ, वो अर्धवार्षिक में उनका सब्जेक्ट में पास हो गए रहे, यही से। मैडम है? लोकेश अंदर आ गया। बड़े अनमने मन से इधर उधर देख रहा था, फिर अपनी नाक को एक ओर से ऐंठ के मुझको देखने लगा। लाजमी था वो खुश नहीं था, पर मैं तो बहुत खुश थी। शर्त
जीत जो गई थी। मेरा तरीका काम कैसे नहीं करता? आखिर मेरे भाइयों जैसे आईएएस और इंजीनियर, कल के आईएएस और इंजीनियर अब मुझसे होके ही तो जाने वाले थे। लोकेश के पीछे खड़े अपने पापा की ओर मैंने जब देखा तो मैं हैरान थी। पापा मुस्कुरा रहे थे, खुश नजर आए। बोले, सर जीत गई तुम, अपने मन की कर लो अब। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।